हाँ जी, सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो सर कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? जैसे कि हमें मालूम है कि सर हमारा सीडीएस और एनडीए जो पेपर है वो अपना कब है? 21 ये अप्रैल को। कौन सी तारीख? 21 अप्रैल को अपना पेपर है ना सर? तो आई होप आप लोग उसकी अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा है। देखो, ये जो पॉलिटी की सीरीज है ना, मैं सिर्फ इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है वही पॉइंट्स इसमें स्लाइड्स में डालता हूँ, ठीक। और वो अपने को कैसे पूरा याद करके ही रहना है अगर आप सीडीएस एनडी के लिए तैयारी करो। बाकी बाकी चीज के लिए भी ये सीरीज बढ़िया है, ठीक सर। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर। देखिए, हमने इसमें बहुत सी चीजें कर चुकी है। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं कि हमने सर अपना प्रेसिडेंट कर चुका है, ठीक, गवर्नर कर चुका है। और इसमें ना हम ऐसा कर रहे हैं कि जैसे हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ उसकी जो सेम पावर है या सेम जो बिल्कुल सेम पद पे, जैसे कि कंट्री के लिए जो फर्स्ट है वो भैया आपका प्रेसिडेंट है, स्टेट के लिए जो फर्स्ट है वो आपके गवर्नर है, ठीक। तो उनको कंपैरिजन करें जिनका सेम सेम पावर्स होती हैं और इनके इलेक्शन सेम होते हैं, ठीक। आज जो है सर, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि अपना क्या है सर? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ये भी बोलूं कि वाइस प्रेसिडेंट का जो भी सिम्टम, मतलब जो भी, चाहे इलेक्शन से बात हो गई, मतलब इलेक्शन हल्का थोड़ा बहुत वेरी करता है। बाकी जो भी चीजें हैं बिल्कुल किसकी तरह मिलती है सर? आपके प्रेसिडेंट साहब की तरह मिलती है, बिल्कुल डिट्टो प्रेसिडेंट साहब की तरह, ठीक। बिल्कुल उनको अच्छा पावर्स पावर्स में थोड़ा बहुत इधर उधर है, ठीक है। और बाकी चीजें सेम है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं सर। अच्छा, ये करने से पहले इसको आप एक बार देख लीजिएगा सर। ये क्वेश्चन है आपके लिए, पूरी क्लास देखकर जाना वरना फिर, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक सर। तो स्टार्ट करें। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट करते हैं साहब। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। सर, पहला पहला कौन होते थे? पहले हमारे प्रेसिडेंट साहब होते थे। दूसरे कौन? प्रेसिडेंट के छोटे भाई वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। ये कंट्री के सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं, ठीक। अभी करंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ साहब, ठीक सर। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जैसे आपको उतनी चीज कुछ कवर करने के लिए नहीं है, क्योंकि इनके पास उतनी कुछ चीज पावर्स नहीं होती, पहली बात तो ये, ठीक। बाकी इनका इलेक्शन कैसे होता है, ठीक, इनमें कुछ थोड़ी बहुत जो दो तीन जो पावर है वो क्या है, इनके टर्म्स क्या है, ओथ कौन दिलाता है, बस ये मेन चीज आपको याद करनी है, ठीक। तो भैया इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, ठीक है। क्या बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट इट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट मेंबर्स ऑफ इलेक्ट्रल कॉलेज, consisting of it consists of both elected and nominated members of the parliament, ठीक है। देखो, ये प्रेसिडेंट में क्या होता था? प्रेसिडेंट में आपके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते थे, ठीक, नॉमिनेटेड नहीं आते थे। प्रेसिडेंट साहब में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, भले चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों। और साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते थे, है ना। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट आएंगे, न स्टेट लेजिस्लेटर का कोई आएगा, न यूनियन टेरिटरीज का कोई भी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? पार्लियामेंट के आएंगे। अब जब इतना कम कर दिया तो पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर है भैया सब वोट दो, भले चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, ठीक। क्या है भैया इसमें? इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। कौन? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स आर वोटिंग, ठीक। प्रेसिडेंट साहब में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर वोट करते थे पार्लियामेंट के, और स्टेट लेजिस्लेचर की भी। फिर आता है द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट, ठीक। वही चीज जो प्रेसिडेंट साहब में देखी थी हमने, ठीक है, कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा और साथ ही साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वही की ये अ, अपना प्रायोरिटी देती है कि पहले इसका नाम ले, अगर ये नहीं जीतता है तो जो दूसरा वोट है वो उनको चले जाएगा, ठीक। वही हमने बताया था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम, बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। तो बात समझ आ गई कि भैया आपके कौन लेगा इलेक्शन में? सिर्फ पार्लियामेंट के सभी लोग, राज्यसभा लोकसभा के सारे मेंबर, भले चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर रिक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन इज फाइनल। वही चीज है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन जो भी डिस्प्यूट्स थे तो कौन देखता था? सुप्रीम कोर्ट। वाइस प्रेसिडेंट साहब के मतलब भाई छोटे भाई दोनों के इलेक्शन में कौन ही देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। क्या देखेगा? अगर इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट्स पैदा होती है तो उनको देखेगा।
उसके बाद क्या बोलता है, द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट एग्जिस्टेंस ऑफ एंड वैकेंसी अमंग द मेंबर। देखो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि भैया अगर प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन पे कोई लोग नहीं आए तो इलेक्टोरल कॉलेज मतलब क्या होता है कि सारे इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा प्लस सारे नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यही आपका इलेक्टोरल कॉलेज हुआ। तो अगर इनमें से कोई नहीं आया तो हम नहीं बोलेंगे कि नहीं सर आज इलेक्शन मत कराओ, आज वो नहीं आया है, वो नॉमिनेटेड फलाना लोकसभा का आदमी नहीं आया है, राज्यसभा का आदमी नहीं आया है, ऐसा इलेक्शन मत कराओ, नहीं कोई बात नहीं, वो तुम नहीं है तुम्हारी गलती, ठीक। इलेक्शन तो उसी टाइम होते हैं, ठीक है। आगे बोलता है, इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड void by the Supreme Court, acts done by him before the date of such a declaration of the Supreme Court are not invalidated and continue to remain in the force। ठीक बिल्कुल सेम चीज बात जो प्रेसिडेंट साहब में करी गई थी। void मतलब सर आपका void मतलब बहुत बार बता चुका हूं वैसे, फिर भी लिख लो, इनवैलिड। ठीक, अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दौरान कोई ऐसा पाता है, कुछ गलत पाता है और वो उस इलेक्शन को वो इनवैलिड ठहरा देता है, तो उस टाइम से पहले वाइस प्रेसिडेंट, जैसे बात समझो, जैसे मान लो इलेक्शन हो गया सर, ठीक, बहुत टाइम हो गया, मतलब हो गया एक 6-7 महीने हो गए, ठीक, इसमें वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ डिसीजन भी लिए होंगे, है ना, कुछ डिसीजन भी लिए होंगे। उसके 6-7 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ये पाता है कि नहीं यार इसका जो इलेक्शन हुआ था वो गलत तरीके से हुआ था, इसमें कुछ कमी थी या कुछ दिक्कत थी, ठीक, तो इसके इलेक्शन को इनवैलिड करो। तो जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है, अब वो वाइस प्रेसिडेंट का पद उनको छोड़ना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि इनके द्वारा जो जितने भी डिसीजन लिए गए थे उनको निष्कासित कर दिया जाएगा, नहीं सर, वो जो डिसीजन लिए गए थे वो फोर्स में रहेंगे, इतनी सी बात है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई सर, ठीक है। मेन मेन पॉइंट क्या था एक बार देख लेते हैं, फिर हम क्वालिफिकेशन पे जाएंगे। वैसे आपके वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होती है किसमें, कंट्री की, फर्स्ट प्रेसिडेंट साहब की, ठीक। इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्टेड मेंबर एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओनली, नॉट इंक्लूड स्टेट लेजिस्लेटिव, नॉट इंक्लूड एनी यूनियन टेरिटरी, प्लीज बी रिमाइंड। उसके बाद क्या बोलता है कि भैया वही सिंपल सी बात कि आपका जो वाइस प्रेसिडेंट जो है इलेक्टोरल कॉलेज पे उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, बस और कुछ नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनके सारे इलेक्शन के डिस्प्यूट जो है वो देखेगा, कौन, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अब आ जाते हैं सर, इनका इलेक्शन करा दिया, ठीक है, अब आगे की प्रोसेस क्या है कि क्वालिफिकेशन क्या है और क्या कंडीशन क्या है। कोई भी इंसान, मतलब कोई भी इंसान वाइस प्रेसिडेंट होने की क्वालिफिकेशन क्या है सर, कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, साथ ही साथ 35 ईयर्स एज उनकी होनी चाहिए, और ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ द लोकसभा। रिमेंबर, ध्यान से देखो कि लोकसभा का मेंबर होना नहीं चाहिए, उसके काबिल होना चाहिए, ठीक। मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं होने चाहिए, वो उन तक का क्वालिफाइड होना चाहिए कि भैया अगर इसको मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए खड़ा कर दिया जाए तो ये आराम से इलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वही चीज है, ठीक। फिर क्या बोलता है, द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 20 इलेक्टर एज प्रपोजर एंड 20 electors as seconders. Every candidate has to make a security deposit of 15,000 in the RBI. The security deposit is liable to be fortified in case the candidate fails to secure 1/6 of the votes for। तो क्या हुआ कि भैया किसी भी को अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो कम से कम उसके 20 सपोर्टर होने चाहिए, जो कि आरबीआई में भैया उनके साइन चाहिए होते हैं, ठीक। साथ ही साथ 15,000 रुपए आपको आरबीआई में जमा करने पड़ेंगे, और अगर आप इलेक्शन में टोटल सीट में से 1/6 वोट्स अगर आप नहीं ले पाते हो तो 15,000 आरबीआई में अपने आप जमा हो जाएंगे, ठीक। वो वापस आपको लौटाया नहीं जाएगा, ठीक है, ये बात है। फिर क्या बोलता है, द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन द बिहाफ ऑफ हिम, ठीक है। तो जब ये इलेक्शन हो गया, क्वालिफिकेशन पता पड़ गई, तो उनको इनको ओथ कौन दिलाएगा, इनके बड़े भैया प्रेसिडेंट, कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट, ठीक। प्रेसिडेंट आपको कौन ओथ दिलाता था, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, ठीक। तो देखो फर्क है दोनों में कि ये मेंबर नहीं हो सकते हाउस ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटर के, पर ये शुड भी क्वालिफाई होने चाहिए कि अगर इनको मेंबर के लिए खड़ा कर दिया जाए तो हाँ ये आराम से मेंबर बन सके। सिर्फ क्वालिफाई की बात हो रही है, मेंबर की बात नहीं हो रही, मतलब मेंबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोलता है
कि अच्छा वाइस प्रेसिडेंट की टर्म कितने साल का होता है, तो द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। 5 साल का इनका भी टर्म रहता है जैसे कि प्रेसिडेंट साहब का होता है। However, he can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the president। ठीक, तो बस देखो, जब भी प्रेसिडेंट साहब को रिजाइन करना पड़ेगा, रिजाइन देना है तो किसको देंगे, अपने छोटे भाई वाइस प्रेसिडेंट को। और जब वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन हो अपना इस्तीफा देना होगा तो किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। फिर बोलता है फर्दर ही कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अब इनको सिर्फ एक ही तरीके से हटाया जा सकता है, किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, इम्पीचमेंट के तरीके से। द वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम चार्ज। अच्छा, अब मान लो इनके 5 साल, जो भी वाइस प्रेसिडेंट था उनके 5 years पूरे कंप्लीट हो गए। 5 साल बाद अगर इलेक्शन में देरी हो जाती है या फिर चुना हुआ व्यक्ति सही टाइम पे नहीं आ पाता है, कुछ भी दिक्कत हो जाती है, तो प्रेसिडेंट, जो पुराने वाइस प्रेसिडेंट थे, वो आगे का जो चार्ज है उसको कंटिन्यू करेंगे। कब तक, जब तक जो नया चुना हुआ बंदा है या फिर जो नए चुने हुए हैं वो अगर नहीं आ जाएंगे तब तक। ओके, ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस, ही मे बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम। ये भी चीज है कि अगर कोई एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो क्या अगली बार बन सकता है कि नहीं, वो एन टाइम्स ऑफ बार बन सकता है, मतलब जितनी बार इलेक्शन जीतेगा उतनी बार वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। ये रूल है। अब बोलते हैं कि भैया हमने अभी पढ़ा कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटा सकते हैं, इम्पीचमेंट के मेथड से। इम्पीचमेंट होता क्या है, निष्कासित कैसे करते हैं उसी की बात, मतलब लॉ, निष्कासित कैसे करना है भाई। फिर बोलता है द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जैसे कि प्रेसिडेंट साहब थे, उनको सिर्फ और सिर्फ तभी हटाया जाएगा जब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन अगर उन्होंने किया होगा, और कोई भी तरीका नहीं उनको हटाने, कुछ भी बेस नहीं उनका हटाने का, भले चाहे वो किसी का मर्डर कर दें या कुछ भी कर दें, उनको कोई नहीं हटा सकता है। ऐसी वाइस प्रेसिडेंट, इनको भी तब हटाएंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन अगर लगता है कि हाँ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, तभी ये इम्पीचमेंट इन पे लगेगा। अब होगा क्या, दिस रेजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द राज्यसभा एंड नॉट इन द लोकसभा। हमने प्रेसिडेंट साहब में पढ़ा था कि अगर आपको प्रेसिडेंट साहब को हटाना है तो रेजोल्यूशन आप किसी भी हाउस में लेके आ सकते हो प्रेसिडेंट साहब के लिए। पर वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ये इनकी एक पावर भी है। वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, आपके चेयरमैन होते हैं, किसके, राज्यसभा के। ठीक है, इसलिए राज्यसभा के होते हैं, इसलिए इनका जो भी इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन आएगा सर, वो किस पे आएगा, वो सबसे पहले किस कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड नॉट इन द लोकसभा। These charges should be signed by 1/4 member of the house that framed the charges and a 14 days notice should to given to the vice president। अब जो भी चार्ज जिसने भी बनाया, उस चार्ज पे कम से कम पूरे मेंबर के 1/4 साइन लगे होने चाहिए कि हाँ भैया, मतलब सबका कम से कम 1/4 लोगों का राजीनामा होना चाहिए कि हाँ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, तो इनके थ्रू इनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू की जाए। साथ ही साथ 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, किसको, आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब को देना पड़ेगा। दिस मीन्स दैट his resolution should be passed in the Rajya Sabha and effective majority in the Lok Sabha by a simple majority। अब देखिए सर, वो इस लाइन का मतलब क्या बोल रहा है कि देखिए, आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, मतलब करता धरता राज्यसभा को कौन जो भी डिसीजन होता है, जैसे कि लोकसभा में स्पीकर करता धरता होता है, वैसे राज्यसभा में चेयरमैन करता धरता होता है। ठीक, मतलब मान लीजिए वहीं पे वो प्रिसाइड करते हैं, वही चेयरमैन होते हैं, कौन, आपके वाइस प्रेसिडेंट। तो उनका जो भी रेजोल्यूशन, जो भी इम्पीचमेंट की प्रोसेस होगी, वो सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस होगी, सबसे पहले आपके राज्यसभा के हाउस में होगी। ठीक, अच्छा, अब राज्यसभा में जब प्रेजेंट होगी तो उसके लिए सर इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, और साथ साथ उसके बाद लोकसभा में होगी तो लोकसभा के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। देखिए, जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब मैं मेजोरिटी मेजोरिटी किस टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, कहाँ कहाँ लगती है, वो मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। अभी बस आप इतना समझो सर, सिंपल मेजोरिटी मतलब वो होता है कि जितने लोग आए हैं, मतलब मान लीजिए सर आपकी लोकसभा में टोटल 245, सॉरी 245 बोल रहा हूँ, 545। ठीक, ये आपकी टोटल सीट है सर लोकसभा में। सिंपल मेजोरिटी का मतलब वो होता है कि सर जिस दिन रेजोल्यूशन पास हो रहा था उस दिन, मान लीजिए उस दिन सर आपके आए 100 लोग, सपोज के लिए 100 लोग आए, तो इसमें से, इन 100 लोग में से कम से कम 50% ऊपर लोग का वोट चाहिए होगा, तब आपका सिंपल मेजोरिटी कहलाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए 100 लोग आए, 100 लोग में से कम 51 लोगों ने
50% से ऊपर हो गया, 51 लोगों ने पास किया कि नहीं सर आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब को हटा दो। ये तो सर बात हो गई लोकसभा की, पर सबसे पहले काम आ रहा है राज्यसभा में। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब क्या होता है कि राज्यसभा में सर हमारे पास टोटल कितनी सीट्स हैं? टोटल आपके पास 245 है। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब जितनी आपकी टोटल स्ट्रेंथ है माइनस वैकेंट सीट। वैकेंट सीट मतलब देखो कुछ सीट्स होती हैं जहां पे जैसे कोई मिनिस्टर होगा, वो सर उनकी डेथ हो गई होगी या फिर वहां पे इलेक्शन नहीं होंगे, तो कुछ सीटें वैकेंट हो जाती है। ठीक, जैसे मान लीजिए सर कि आपकी 10 सीटें वैकेंट है, तो अब यहाँ पे कितना बच जाएगा? अब 235 बच गया, मतलब इतने टोटल। बात उसकी नहीं हो रही कि कितना है, बात उसकी हो रही कि टोटल स्ट्रेंथ में से जो वैकेंट है, जो मतलब आते ही नहीं है वहां पे, मेंबर ही नहीं है वहां पे। ठीक, उस वो होता है वैकेंट सीट। ठीक, ऐसा नहीं कि आज नहीं आए कल आए, उसके उसको वैकेंट सीट नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं एब्सेंट। वैकेंट सीट मतलब उस पर अभी इलेक्शन हुआ नहीं, वहां पे कोई मिनिस्टर चुना ही नहीं है उस सीट पे। तो माइनस वैकेंट सीट कर देंगे तो आपके पास टोटल 235 हो गई। इतने लोग की स्ट्रेंथ है, अब आए ना आए उसमें से दिक्कत, उसमें हमें कोई मतलब नहीं। इसका जो 50% होगा, इसका जो 50% होगा, अगर इन लोगों ने पास कर दिया कि हाँ सर इनका रिजोल्यूशन मतलब इनका जो इम्पीचमेंट है वो होना चाहिए, तो सर वो फिर लोकसभा में जाएगा। ठीक सर, आई होप बात समझ में आ गई। अगर नहीं भी समझ में आई मेजोरिटी, कोई बात नहीं, जब हम पार्लियामेंट में बिल्स पढ़ेंगे तब हम मेजोरिटी पे और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बोलता है। अच्छा हाँ, देखो यार, अब आपका वाइस प्रेसिडेंट क्या हो गया सर? खत्म हो गया। छोटा सा था यार, बिल्कुल डिट्टो प्रेसिडेंट साहब की तरह था। देख लो, दो तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। जैसे आर्टिकल 63 आपको बोलता है कि भैया हमारे इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए। आर्टिकल 64 बोल रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं ऑफ राज्यसभा के। कौन? वाइस प्रेसिडेंट। इनकी ज्यादा पावर नहीं है, बस पावर में इतना ही है, इनके पास क्या पावर होती है कि ये चेयरमैन होते हैं। किसके साहब? चेयरमैन होते हैं किसके? राज्यसभा के। ठीक, और दूसरी पावर आप ये लिख सकते हो कि जब प्रेसिडेंट नहीं होता तब ये एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। ठीक, बस इतनी सी पावर है इनकी, और कोई खास पावर नहीं है। ठीक सर, और चौथी इनका इलेक्शन। 66 आर्टिकल 66 बताता है इलेक्शन, इनकी दो ही मेन पावर है और कोई ज्यादा पावर नहीं है। तो हमने सर ये देख लिया कि वाइस प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं, सेकंड हाईएस्ट सिटीजन होते हैं हमारे कंट्री के। ठीक, इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? पार्लियामेंट के सारे मेंबर, वेदर इट इज इलेक्टेड, ही शी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, सारे, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट पार्लियामेंट के। ठीक, इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेट नहीं करता और कोई यूनियन टेरिटरी का कुछ भी लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक सर, फिर हमने बात कर ली इनके, इनका कब कब तक का कार्यकाल होता है सर? 5 साल का कार्यकाल होता है। ठीक, और फिर हमने इनकी इम्पीचमेंट बात कर ली कि इनका इम्पीचमेंट कभी होगा? जब ये वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो। और इनका जब इम्पीचमेंट होगा तो रिजोल्यूशन कौन से में पास होगा, कौन से हाउस में पास होगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है इम्पीचमेंट में। कुछ खास नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि सब इम्पीचमेंट कहाँ इनका इंट्रोड्यूस होगा, तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, तब जाके वो लोकसभा के पास जाएगा। ठीक है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। वहीं अगर प्रेसिडेंट साहब को देखें तो प्रेसिडेंट साहब का किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ओके सर, तो ये आपका था वाइस प्रेसिडेंट। आई होप मैंने आपको जितना पढ़ा होगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे सर हम पीएम और सीएम के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये देख लीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो हाथ ऊपर करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके सर, ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ जो कि पीएम और सीएम होगा। इसको भी हम क्या कंपैरिजन करके करेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो, जैसे सेंटर के लिए पीएम वैसे ही स्टेट के लिए सीएम। ठीक, तो अच्छे से याद रहेगा। इसमें भी देखो बिल्कुल डिट्टो होता है, कोई बड़ी चीज नहीं होती, बिल्कुल जैसा पीएम का रहता है वैसे ही सीएम का रहता है। उसके बाद हम पार्लियामेंट पे पढ़ेंगे, फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, वो सब करेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।